किशोर लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले अपने खेतों में नरेश चारपाई लगाकर लेटा हुआ था। किशोर को लगातार काम करता देख नरेश उससे कहता है, अरे किशोर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई। कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया? और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। ये है नूरपुर गांव का किशोर, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वो भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ नरेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। नरेश थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। किशोर ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब किशोर को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से नरेश जाग गया और वो दौड़ता हुआ किशोर के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही भैया किशोर। जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना है। हाँ हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते नरेश किशोर का सारा खाना खा जाता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना किशोर भाई। स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। इस किशोर को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज किशोर अपने आलू की एक जड़ उखाड़ता है। उसकी जड़ में खूब सारे बेहतरीन आलू लगे हुए थे, जिन्हें देख किशोर खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा नरेश ये देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वो पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। ये देख नरेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ ही किशोर से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है, तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर ठेले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। नरेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर नरेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, तुम जानती हो रमा, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम है और इस बार मेरे और किशोर के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और उस किशोर के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों किशोर के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, देखो तो किशोर के खेतों में एक पौधे के नीचे कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में वो सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह किशोर जब अपने खेतों में जाता है तो वहाँ पर आलू न पाकर वो खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी नरेश भी झूठी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अब होने को कौन टाल सकता है भैया किशोर, तू परेशान मत हो, है सब ठीक हो जाएगा भैया। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद, अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि किशोर भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो अभी उग जाएंगे, हैं? जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, हैं? और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ,
कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। भैया मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। नरेश उनकी ये बात सुन लेता है। देखो भैया मैं तुम्हें कुछ आलू वालू ला कर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 150 रुपए किलो। कोई नहीं भाई ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। नरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है आज बाजार में लोग 150 रुपए किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 150 से नीचे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। क्या 150 रुपए किलो आलू? अरे अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलूओं को खा रहे होते हैं। आ चूहा चूहा बचाओ। चूहे? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा। दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर किशोर के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में आलू पक कर तैयार हो जाती है। ये जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही आलू का पौधा उखाड़ता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उगाते। ये देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलूओं को ले जाकर बाजार में बेच आता है। 150 रुपए के हिसाब से अब उसे काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर नरेश और रमा के पास अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। तुम्हारे हाथ के गोभी पराठों का कसम से कोई तोड़ नहीं है। आह, गजब स्वाद है। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मतलब अम्मा के हाथ के गोभी के पराठे और चाय, बस इसके बाद फिर और क्या चाहिए। अरे सब आप लोगों का प्यार है भैया जी। और दूं क्या पराठे? और क्या अम्मा, अरे एक पराठे में हमारा कुछ होने वाला है क्या? ललिता के ठेले पर आए उस ग्राहक की बात सुनकर ललिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में ललिता कई दिनों के बाद हंसी थी। जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर अगले दिन। अरे अम्मा क्या बात है, आज तो कुछ और ही स्वाद आ रहा है पराठों में। कुछ अलग किया है क्या? ना ना भैया, सब कुछ वैसा ही तो है। हाँ, आज तो पराठे और भी बढ़िया लग रहे हैं। बताओ ना अम्मा, कुछ तो अलग बात है आज। अरे कुछ नहीं भैया, ये जो पराठे आप लोग खा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ताजी गोभी से बने हैं। आज सुबह ही अपने खेत से गोभी तोड़कर लाई हूँ। तो ये बात है। सच है, ताजी सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। देखो क्या गजब के लग रहे हैं पराठे। हाँ भैया, ये तो है। अच्छा अम्मा, चलते हैं। ये बताओ कितने पैसे हुए? आपके 4 पराठे हुए तो आप बस 80 रुपए दे दो। सही है अम्मा, केवल 80 रुपए में 2 लोगों के पेट और मन दोनों भर गए। और क्या चाहिए, ये लो आपके पैसे। ठीक है अम्मा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। वो दोनों ललिता को नमस्ते करके आगे बढ़ गए। ललिता उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों लड़कों को जाते हुए देखकर ललिता को अपने बेटों की याद आ गई। ललिता आज बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कभी उसका भी भरा पूरा परिवार था। मगर एक सड़क हादसे में ललिता के पति और उसके दोनों जवान बेटों की मौत हो गई थी। तभी से ललिता अपना पेट पालने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगी। उसके दोनों बेटे हमेशा उससे कहते थे कि वो गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। जब भी उसके बेटे की उम्र के लड़के उसके ठेले पर पराठे खाने आते और उसके पराठों की तारीफ करते, तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके बेटे ही पराठे खाकर उसकी तारीफ कर रहे हो। फिर एक दिन, अम्मा आज पराठे खा नहीं पाऊंगा, तुम एक काम करो, जल्दी से पराठे बनाकर पैक कर दो, मैं घर जाकर खाऊंगा। हाँ अम्मा, मेरे लिए भी 2 पराठे पैक कर देना। ललिता उन दोनों लड़कों के लिए जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। तभी उसने देखा कि 5-6 साल का एक लड़का लगातार उसके ठेले को देख रहा है। ललिता ने उसे देखा और पराठे बनाने में लग गई। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। वो बच्चा ठेले को देखता रहा। तब ललिता उसके पास गई। क्या हुआ लल्ला, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? आंटी, मैं खो गया हूँ। हैं?
खो गए हो? अब कहाँ रहते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा नाम आरव है। अरे कोई मोहल्ला बिल्डिंग कुछ तो होगी ना? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो स्कूल के बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ से बहुत सारे लोग निकले जो बाजा बजा रहे थे। मैं उनके साथ चलता गया और यहाँ पहुँच गया। अब मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? अच्छा, अब समझी। तो तू प्रभात फेरी वालों के साथ आ गया। तूने कुछ खाया? नहीं आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। पराठे खाएगा गोभी के? पर मेरे पास पैसे नहीं है आंटी। पैसे किसने मांगे तुझसे? चल आजा पराठे खा ले और मुझे अपना आई कार्ड दे, उसमें जरूर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। ललिता ने झट से आरव के लिए गोभी के पराठे बनाए। बेचारा भूखा बच्चा बहुत ही चाव से पराठे खाने लगा। एक तो भूख और ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे खाकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी ललिता ने अपने मोबाइल से उसके स्कूल के नंबर पर कॉल करके बताया कि आरव उसके साथ है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी उसके ठेले के पास आई और फिर, आंटी, ये मेरे पापा की गाड़ी है, आप ही ने स्कूल में फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो जान ही चली गई थी। बेटा आरव, चलो जल्दी से घर चलो, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाना बना कर रखा है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं पापा, आंटी ने मुझे बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे खिलाए हैं। अरे आपका एहसान कैसे चुकाऊं मैं? अब प्लीज मना मत कीजिएगा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए प्लीज। नहीं सेठ जी, मैं पैसे नहीं लूंगी। जब आप अगली बार पराठे खाने आएंगे तब दे देना। उस बच्चे का पिता ललिता के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। वो ललिता की ईमानदारी और उसका बड़प्पन देखकर बहुत खुश था। अगले दिन शाम को फिर से वही गाड़ी ललिता के ठेले के पास आकर रुकी। इस बार आरव के साथ उसके माता पिता दोनों थे। उन दोनों ने ललिता के ठेले पर जी भरकर गोभी के पराठे खाए। अब समझ में आया कि आपके ठेले पर इतनी भीड़ क्यों रहती है और आरव क्यों आपके पास आने की इतनी जिद कर रहा था। सच में आपके गोभी के पराठे तो बहुत ही बढ़िया हैं। उस दिन के बाद से आरव बार बार अपने पिता को लेकर ललिता के ठेले पर आता और बहुत ही चाव से गोभी के पराठे खाता। आरव के पिता विष्णु और उसकी मम्मी कंचन को भी ललिता के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो तीनों ललिता के ठेले वाली जगह पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर तो ललिता का ठेला था ही नहीं। फिर किसी तरह से पूछताछ करके वो ललिता के घर पहुँचे। कोई है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ अम्मा, आज आपने ठेला नहीं लगाया? ठेला हो तो लेकर आऊँ ना। क्या हुआ, कहाँ गया आपका ठेला? 10 दिन हो गए सेठ जी, किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। मैं तो बस जरा शौचालय गई थी और तभी 4 बदमाश आए और मेरे सारे बर्तन और ठेला चुरा कर ले गए। मैं पुलिस के पास भी गई। चौराहे पर वो कैमरा लगा था, उसमें वो चारों चोर मेरा ठेला ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो चोरों को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे पता है वो लोग नहीं ढूंढेंगे। अब तो मेरे पास कुछ और करने को है भी नहीं, तो बस लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती हूँ। ललिता की बात सुनकर विष्णु को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ललिता से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कार में भी वो बिल्कुल शांत था। और फिर, अम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ ना पापा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अगले दिन विष्णु फिर से ललिता के घर पहुंचा और उसे जिद करके अपने साथ अपनी कार में बिठा लिया। वो उसे उसी जगह पर लेकर गया जहां वो पहले अपना गोभी के पराठों का ठेला लगाती थी। उस जगह पर एक बिल्कुल नया ठेला खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ललिता के गोभी के पराठे, जिसे देखकर ललिता की आंखों में आंसू आ गए। तब आरव ने आगे बढ़कर प्यार से बोला, अम्मा, अब तो आप बनाओगी ना गोभी के पराठे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ लल्ला, जरूर बनाऊंगी। अपने लल्ला के लिए हर रोज बनाऊंगी उसकी पसंद के गोभी के पराठे।